नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे आज कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में हमने कल भारी गिरावट देखी। आज भी घरेलू बाजार में 6000 के नीचे भाव ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी फेड के मीटिंग का आउटकम अभी अवेटेड है, लेकिन आशंका यही है कि 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ सकती है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल में जो दबाव आया है इसके मायने क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सोने की चमक बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो कंसोलिडेशन, थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी, उसके बाद वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। क्या ये तेजी और एक्सटेंड होगी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कॉटन की, जहां पर कुछ रिपोर्ट से इंडिकेट कर रही है कि यहां से प्राइसेस अब नीचे आ सकते हैं। सप्लाई की सिचुएशन कैसी है डिमांड सिनेरियो, इस पर भी करेंगे फोकस। और इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल, और साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, और आगे शो में डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसरिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर कल एकाएक हमने भारी गिरावट आते हुए देखी। $75 पर ब्रेंट के भाव आते हुए दिखाई दिए। घरेलू बाजार में 5900 के आसपास प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल 5900 के नीचे ही हैं। अब एक्सपेक्टेशंस तो यही बन रही हैं कि आज की मीटिंग से 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो टारगेटेड लेवल से काफी दूर है। क्या होगा असर आगे, क्या अब नई रेंज दिख रही है, इस पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब ये तो इनफैक्ट एक कंसेंसस व्यू बन ही रहा है 25 बेसिस पॉइंट हाइक का, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके की गिरावट को आप कैसे रीड करते हैं, क्या व्यू है? तनेजा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हमारे साथ मौजूद है। जय, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? हमने $75 तक फिसलते हुए देखा, एकाएक गिरावट यहाँ भी हावी होती हुई दिखाई दी। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि रेट्स बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके का सिनेरियो तो पहले से ही बना हुआ है। 25 बेसिस पॉइंट के हाइक की तो पहले से ही एक्सपेक्टेशंस हैं ही, लेकिन मीटिंग आउटकम से पहले इस तरीके का फॉल आप कैसे देखते हैं? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2-3 दिनों में जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स में, स्पेशली बैंक्स में यूएस में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, ये एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है कि अभी भी यहाँ पे जो रिसेशनरी सिचुएशन है उसका खतरा टला नहीं है, जिसके कारण ग्लोबल स्लो डाउन के डर के कारण यहाँ पे क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आज का जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पे फेड के रेट हाइक के साथ साथ उसकी कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसर्न जरूर है, लेकिन $75-74 ब्रेंट पे मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग लौट के आएगी, क्योंकि कोई भी आज इकोनॉमी या ओपेक मेंबर ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा गिरावट बढ़े। आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस में भी इलेक्शंस हैं, यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो भी एक यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है। तो मुझे मेरे ख्याल से $74-73 ऑन द डाउन साइड ब्रेंट में, और अपसाइड में $80 यही दायरा रहेगा। यहाँ पे कोई गिरावट की रणनीति तो नहीं है, बट यहाँ पे जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक यही दायरा रहना चाहिए, तो लोअर साइड में यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है बैंक के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स की तो बातचीत है ही, लेकिन साथ ही साथ यूएस डेट डिफॉल्ट की जो बातचीत है उसके ऊपर भी बाजार की नजर है। एंड अगर यहाँ पर नरेंद्र तनेजा जी देखा जाए तो ईरान का जो क्रूड आउटपुट है वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे सरपास कर गया है, तो चिंताएं काफी ज्यादा हैं, मांग को लेकर चिंता है। और इवन एज ओपेक एंड एलाइज की आउटपुट कट्स हैं, जो ईरान की तरफ से हमने उत्पादन बढ़ता हुआ देखा है, उसका भी असर प्राइसेस पे। आपने ठीक कहा, लेकिन ईरान का जो तेल है वो कुछ सीमित बाजारों में ही जाता है, वो पूरे विश्व के बाजार में तो जाता नहीं। जैसे भारत भी ईरान का तेल तो नहीं खरीदता है, हालांकि चीन जो बहुत बड़ा उपभोक्ता है भारी मात्रा में खरीदता है, वो भी डिस्काउंट पे देता है। जैसे रशिया डिस्काउंट देता है, ऐसे ईरान भी डिस्काउंट देता है, और चीन को वो डिस्काउंट प्राप्त है। इसके अलावा कुछ अन्य देश हैं, वहां से भी ये जाता है। वेनेजुएला का जो उत्पादन है वो भी शुरू हो गया है, बढ़ रहा है, निर्यात भी उनके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो कीमत कम है उसकी मुख्य वजह सिर्फ जो एक तो चीन को लेकर के जो है बाजार जो है वो आश्वस्त नहीं है। वो चीन जितनी भी बात करता है, लेकिन उसको लेकर के बाजार जो है अभी वो आश्वस्त नहीं है कि वहां से मांग में कोई अभी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि 5 लाख बैरल की हुई है, लेकिन फिर भी बाजार को लगता है कि जितना होनी चाहिए, जितनी उनकी उम्मीद थी, वो नहीं हो रही है। सो चाइना को लेकर के जो है एक डाउट जो है बाजार में है। दूसरा, जो अमेरिका का बाजार ये लगभग मान चुका है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं,
और अमेरिका में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका भारी असर जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खासतौर से जो विकसित अर्थव्यवस्था है। अर्थात ये है कि वहां से जो मांग है वो बढ़ने का तो प्रश्न नहीं होता, लेकिन साथ में ये है कि कहीं वहाँ जो मंदी है वो और ज्यादा गहरी ना हो जाए, इसको लेकर के बाजार में चिंता है। जैसे एक चीज हमको देखना चाहिए कि तेल, आप जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल के साथ साथ उसमें जियोपॉलिटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। और अगर आप खाली डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से देखें, आप राजनीति को बाहर निकाल दें, फेड क्या करता है उसको निकाल दें, यूक्रेन में क्या है उसको सबको निकाल दें, अगर खाली डिमांड एंड सप्लाई से देखें स्ट्रिक्टली नथिंग एल्स, तो फिर तो $60 पर बैरल से ऊपर कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको सबको पता है कि कीमत जो है वो डिमांड की सप्लाई से नहीं चलती है, तो इसीलिए 60 के ऊपर जितना भी रहता है, 60 से लेकर के 80, 90, ये तमाम सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जो आज के हालात हैं उसको बाजार रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये टिकेंगे। तेल जो है वो वापस जो है वो उसी दिशा में जाएगा, 80 के आसपास, 80, 85, 90 ये बैंड है जिसमें तेल टिकेगा, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स कहीं जाने वाली नहीं। चीन को लेके, ताइवान को लेके, यूक्रेन को लेके कोल्ड वॉर एक तरीके से शुरू हो चुकी है, इकोनॉमिक कोल्ड वॉर, और अभी एकदम सारी अर्थव्यवस्थाएं जो वापस आने वाली नहीं है जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है या ग्रोथ पे, तो ये चिंताएं बनी रहेंगी। खाली डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो $60 बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा तेल जो है वो भारी राजनीति होती है, तो लिहाजा ये अभी जो कीमत है यहाँ टिकेंगे नहीं, हो सकता है भी थोड़ी और नीचे चली जाए, लेकिन वापस $80 पर बैरल पे आएंगी। तो यानी $80 वापस ऊपर तक भाव जा सकता है, 85 भी जा सकता है, तो यानी इन स्तरों से बहुत ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। एक चीज और, आज की मीटिंग से कंसीडरिंग कि एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यूएस फेड का टारगेट है, दूसरी तरफ यूएस बैंकिंग क्राइसिस भी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के आउटकम से आगे के रेट हाइक या रेट पॉज सिनेरियो को लेकर? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जो अमेरिका की जो कोशिश है, क्योंकि चुनाव के वर्ष में जाने वाला है, वहां राजनीति, इलेक्शन धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनका प्रयास जो फेड का ये है कि कुल मिला के अर्थव्यवस्था को थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था है, 3 बैंक जो है फेल हो चुके हैं एक तरीके से, और एक बैंक है जिसके बारे में तमाम शक लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वरना जो जिस तरह से बैंक का फेलियर हुआ है उसके जो परिणाम काफी घातक हो सकते थे, लेकिन चूंकि सरकार ने उसको संभाला है। लेकिन पश्चिम की अर्थव्यवस्थाएं, ओईसीडी की इकोनॉमीज, विकसित अर्थव्यवस्थाएं उसको लेकर के काफी परेशान है, और वो साफ दिख रहा है। और जो ओपेक ने जो रणनीति बनाई थी वो इसको लेके बनाई थी कि शायद मांग बढ़ने वाली है, या इसलिए वो अपना जो प्रॉफिट वो बढ़ा के स्टेबलाइज करना चाहते थे $80-90 पे। लेकिन अब वो सारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से फेड अपनी नीति रखता है। नीति के साथ साथ उसका रिस्पॉन्ड अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, साथ में जो ओईसीडी की इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, और जब ये अर्थव्यवस्था में होता है तो बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या होता है। ओईसीडी जो है लगभग दुनिया के 50% अर्थव्यवस्था जो है वो उन्हीं के पास है, तो इसलिए उसका बाकी, तो बहुत सारे अभी फैक्टर है। यही कारण है कि कीमत नीचे जा रही है, कि जो तेल का बाजार है उसको नहीं आश्वस्त नहीं हो पा रहा कि जो डिमांड साइड है उसमें जो है वो स्ट्रेंथ आएगी, जो स्ट्रेंथ वो चाहता है, जिससे जो सप्लाई कंसर्न, डिमांड सप्लाई, ये सारा बैलेंस हो चुके, तो इसीलिए ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ओपेक इंटरवीन करेगा, खुद अमेरिका के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो इंटरवीन करेंगे, और वो ये तय करके चाहेंगे कि तेल की कीमत वापस $80 पहुंचे। लेकिन अभी कीमत और नीचे भी जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कीमत टिकेगी $80 से नीचे। लेकिन सबसे बड़ा जो देखना होगा कि वो $80 पर जो है कितना समय लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, जैसे मैंने कहा, वो $60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति के फैक्टर, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, सबको जब टोकरी में डाल के देखते हैं तो वो $80 निकल करके आता है। और मुझे लगता है कि बाजार का प्रयास होगा, खासतौर से उत्पादक देशों के $80 पे जल्दी से जल्दी वापस आए। उनकी मैनूवरिंग आप देखेंगे अब शुरू हो जाएगी, कैसे उसको $80 पे वापस लेके जाएं, और डिमांड सप्लाई फंडामेंटल अपना रोल प्ले करेंगे। ये कश्मकश चलेगी, लेकिन जो कीमत बहुत नीचे चली जाएगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। फेयर पॉइंट दैट। और आपने ऑफ कोर्स इसको कंसिस्टेंटली स्टैंड भी किया है कि बहुत ज्यादा नीचे भाव नहीं गिरेंगे और 80 के आसपास हम इसे सस्टेन होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर तनेजा साथ जुड़ने के लिए, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं क्रूड मार्केट्स में उसके ऊपर भी नजर डालने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करी है, और बाजार को लगता है कि यही दरें हम यहाँ पर यूएस फेड की तरफ से भी बढ़ता हुआ देखेंगे, और थर्सडे ऑफकोर्स ईजीपी पर यहाँ पर नजर रहेगी। जय, कैसे देखते हैं सोने चांदी पर इस सब का इम्पैक्ट? अगर एज ऑफ नाउ 25 आरबीआई का फैक्टर्ड इन है, 25 हम यूएस की तरफ से आता हुआ देखें, और जून अगर नहीं होता है, एक पॉज आता है, तो फिर सोना यहां पर कैसे कारोबार करेगा?
जी मनीषा, देखिए जिस हिसाब से हम लोगों ने सेंट्रल बैंक बाइंग देखा है गोल्ड पे, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए अगर फेड का अगर 25 बेसिस पॉइंट के बाद भी अगर रेट पॉज होता है तो रेट यहाँ पे फर्दर कट होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, जब तक यहाँ पे इकोनॉमी में कूल डाउन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो तब तक यहाँ पे एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट बना रहेगा, वो यहाँ पे एक ट्रिगर क्रिएट करेगा गोल्ड में फर्दर बाइंग के लिए। मुझे लगता है गोल्ड का ग्लिटर आने वाले दिनों में अभी और बढ़ना चाहिए। प्राइसेस की अगर बात करें तो डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है $2300 तक का लेवल हो सकता है, इस साल के अंत तक ही देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन, बैंक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बैंक्स के ऊपर कंसर्न है, पर्टिकुलरली स्मॉलर बैंक्स। और ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड चाइना, ताइवान, ईरान, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इजराइल पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तमाम खबरें जब निकल के आएंगी ये एक बहुत बड़ा टेलविंड की तरह एक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक आज का फेड कमेंट्री सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्राइसेस में फिर से गिरावट देखने को मिले, अगर 1950 $1940 तक आए, तो आई थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड रहने के लिए गोल्ड में, मेरे ख्याल से। ओके रुपेश, आपका व्यू क्या है सिल्वर पर या फिर बेस मेटल्स पर, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? चलिए, उनको ऑडियो नहीं जा रही है। जय, आपका व्यू क्या रहेगा? गोल्ड पर तो आपने सलाह दी, लेकिन सिल्वर या फिर बेस मेटल्स थोड़े नरम है आज के सेशन में, कोई बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, बट क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली, देखिए जहां तक बेस मेटल्स की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। प्राइसेस में आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है। जहां तक सिल्वर की बात है, अगेन टेकिंग क्यू फ्रॉम गोल्ड, उसमें यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बरकरार रह सकता है। प्राइसेस आई थिंक 77,500 तक देखने को मिल सकता है। अगेन उसमें बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। बेस मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, अवॉइड करके चले जब तक एक क्लैरिटी नहीं आता है कि यहाँ पे फर्दर रेट हाइक्स और उस यूएस फेड की कमेंट्री और यहाँ पे चाइना के तरफ से नंबर्स, ये सारे तमाम फैक्टर्स हैं जिसको वॉच करना जरूरी है। लास्ट वीक आपके शो पे हम लोगों ने बात किया था कि कॉपर आई थिंक 730 725 तक का लेवल पॉसिबल है। ऑलमोस्ट लेवल वहां तक आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट मिले आई थिंक 720 के आसपास, तो यहाँ पे एक रीलुक देना चाहिए बाइंग के लिए, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। ऑल राइट जी हाँ, एक कांस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पर कॉपर में देखने को मिला है। अप्रैल के महीने में 4.5% की गिरावट थी और मई की शुरुआत कोई बहुत बेहतरीन यहाँ पर हुई नहीं है कॉपर के लिए, और बाकी मेटल्स भी यहाँ पर मंदी की तरफ। रुपेश, आप कैसे देखते हैं? अगर मेटल्स में आपको कोई टॉप ट्रेड निकालना हो तो कहाँ होगा? मुझे लग रहा है कि एट प्रेजेंट जो हिसाब से सिचुएशन चल रही है एंड रेट हाइक की भी बातें चल रही है, बट डेफिनेटली आज की कमेंट्री पे सबकी निगाह है इसमें। लेकिन अगर 740 745 के आसपास अगर ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी एट प्रेजेंट रखनी चाहिए। द स्टॉप लॉस अबाउट 750, मुझे लग रहा है 720 725 का रेट एट प्रेजेंट दिख रहा है आने वाले दिनों में। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर। आधा नीचे ज्यादा बेस मेटल्स आज के सेशन में कारोबार कर रहे हैं। यूएस फेड मीट के आउटकम पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, साथ ही कमेंट्री पर भी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे कॉटन पर। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं और साथ ही डीडी कॉटन लिमिटेड के एमडी अरुण सेक्सरिया भी अब यहाँ पर जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे आवक पे ही बात करना चाहेंगे, जहां पर हम जानते हैं कि आवक अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। जो लोग होल्ड करके बैठे थे उनका भी सामान आने लगा है, और साथ ही साथ इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से देखना चाहेंगे। अराइवल्स की जहां तक सवाल है मनीषा जी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक रिकॉर्ड अराइवल हुई है। नियरली अबाउट 41.3 लाख बिल्स की अराइवल हुई है। अभी आप मार्च के जो फिगर देखोगे, मार्च और अप्रैल के बीच में टोटल अराइवल हिंदुस्तान के अंदर हो गई है लगभग अबाउट 238.5 लाख बिल्स। तो इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स की अप्रैल महीने में इतनी अराइवल कभी हुई नहीं है, बट अभी माल इतना पड़ा है फार्मर्स के पास में, तो अराइवल्स तो आनी है।
जहां तक बाकी माल का आने का सवाल है, मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से फार्मर्स के पास नहीं करके भी कम से कम 75 से 80 लाख गांठ का और माल पड़ा है। अच्छा। वो मई जून में भी माल आने की संभावना पूरी है। हो सकता है कि जुलाई अगस्त के अंदर कमती आएगा बिकॉज ऑफ द रेन्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, बट सितंबर अगेन वी मे सी गुड अराइवल्स, रिकॉर्ड अराइवल्स दिस ईयर, क्योंकि एक तो पुराना माल भी रहेगा और न्यू सीजन का भी माल आना चालू हो जाएगा। हाँ जी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक द सप्लाई पोजीशन के हिसाब से रुई की काफी कंफर्टेबल है ऑन ऑल इंडिया लेवल। ओके। और अरुण जी, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर यहाँ पर कुछ बातचीत होती हुई देखी थी हमने वीकेंड पे, कल भी, क्या क्या फेरबदल है वहां पर? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी में अभी तो कोई फेरबदल नहीं है। इट इज जहां तक अभी ये इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल है, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था ऑन 1 मई, वेयर बाय जितने भी जो प्रोडक्ट है इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके अंदर सबको एक दे हैव कोऑर्डिनेटेड ऑल दी लॉट ऑफ चेंजेस, कई चेंजेस हुए थे, उसको सब जगह करके एक नया एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ कॉटन इज 5%, और शुरू में भी 5% थी, अभी भी 5% ही है। बैलेंस 5% इज दी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, तो वो आईटीसी में आता नहीं है, वो अलग से आता है। और अनदर थिंग नोटिंग वर्थ नोटिंग इज कि इसके अंदर ये नया जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर 5 न्यू HSN कोड्स हैव बीन क्रिएटेड, वेयर बाय स्टेपल का भी एक अलग से एक HSN कोड आ गया है विच इज 52010025। तो अभी ये गवर्नमेंट का ये हो सकता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो आने टाइम में आफ्टर 10th of March, 10th of May कर्नाटका इलेक्शन हो जाए या कभी, मतलब वी डोंट नो, बट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ELS कॉटन में फेवर द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द ड्यूटी, बट अदरवाइज माल की सप्लाई इतनी कंफर्टेबल है, ड्यूटी निकलने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ। हाँ जी। अच्छा अरुण जी, फिर एक चीज और बताइए, अब जैसे आपने कहा कि सप्लाईज बढ़ी हैं, मई जून में भी सप्लाईज और बढ़ सकती हैं, जुलाई थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल ना रहे शायद सप्लाईज के हिसाब से, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में डोमेस्टिक प्राइसेस आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में साथ ही प्राइसेस का क्या ट्रेंड है? और फिर क्योंकि सप्लाईज बढ़ेंगी, सितंबर में अराइवल्स में आएंगी, तो गोइंग फॉरवर्ड फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखेंगे क्या? देखिए, जहां तक प्राइसेस का सवाल है, आई डोंट थिंक सो कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी एक प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्राइस क्या रहेगी। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अगर सारी चीज इट इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मिलों से बात कर लीजिए, लास्ट एक हफ्ते से ऐसी पोजीशन है कि 1 किलो यार्न की डिमांड नहीं है। मतलब पीपल आर सिटिंग विथ स्टॉक्स ऑफ यार्न, कई जगह 1-1 महीने की इन्वेंट्री, कई जगह 40 दिन की इन्वेंट्री यार्न की हो रही है, कोई सेल नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कट आ रहा है, मिल्स आर गोइंग फॉर फाइन काउंट स्पिनिंग, जिससे उनको रुई की कमती यूज होगी। एंड कॉटन की डिमांड, मतलब वी आर सिटिंग एट द पीक ऑफ सीजन वेयर मिल्स वांट टू बाय कॉटन बट देयर इज नो डिमांड। मिल्स सब लोग रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि वी विल वेट एंड वॉच बिकॉज कॉटन इज अवेलेबल ऑल राउंड द ईयर। तो जिसको आज 100 कार्ड लेनी है, सपोज दे वांट टू बाय 200 bills, they'll buy only 100 bills, they'll buy only 150 bills. So they want to have bare minimum inventory levels of cotton in the mills by the mills. So मेरे को नहीं लगता है कि prices will have any major movement either ways. But one thing is very sure: if there is no demand, we are looking at the prevailing prices, and if there is good demand, then प्राइजेस के तो लास्ट ईयर देखिए 1 लाख रुपए में भी काम हुआ था रुई का, डिमांड थी, मिल्स वर वेरी कंफर्टेबल एट दैट प्राइस आल्सो। इस साल 60,000 में भी रुई नहीं ले रहे मिल वाले, क्यों? डिमांड ही नहीं है। सो टू गिव अ प्रेडिक्शन ऑन प्राइस इज वेरी डिफिकल्ट, बट टू से वेरी कॉन्फिडेंटली दैट एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट टू डिमांड। क्लियरली। रूपेश, आप कैसे देखते हैं? बाजार में मांग ही नहीं, और जैसे यहाँ पर अरुण जी कह रहे हैं कि 30 से 40 दिन की इन्वेंट्री पड़ी है यान वालों के वहां पे। अरुण जी राइटली सेड कि देयर इज नो डिमांड इन मार्केट। स्पिनिंग मिल अभी भी वेट कर रहे हैं कि कॉटन यानी कि डिमांड निकले, लेकिन बहुत कमजोर डिमांड है राइट नाउ। सो द डिसीजन दे हैव टेक के एट प्रेजेंट जितना हैंड टू माउथ है, जितना डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी माल हम लोग परचेस करेंगे।
और जनरली कॉटन की सीजन मार्च महीने में खत्म हो जाती है और अप्रैल में जून में एकदम ड्राई जैसा रहता है। लेकिन अभी भी जो हिसाब से अरावल्स का प्रेशर चल रहा है, डेली 1 लाख बेल्स अभी भी बाजार में आ रही है, मंडिया में आ रही है। मुझे लग रहा है कि यही सिलसिला अभी और जून एंड तक चलना चाहिए। तो देयर विल बी नो एंड से एंडिंग सीजन जैसी कुछ है नहीं। मिल वाले भी एकदम परिचित है कि अभी और अराइवल्स बाकी है, फार्मर्स के पास और पैसा बाकी है और स्टॉक बाकी है। जैसे मानसून की आना मतलब अराइवल शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे प्रेशर और बढ़ेगा, तो प्राइसेस और डिप्रेस हो गए। और तभी जब अगर प्राइसेस कंफर्ट लेवल पे आएंगे तब जाके अभी पैरिटी ही नहीं है तो ये भाव में नुकसानी करके खरीदने के बदले में एक बार वेट एंड वॉच करते हैं, आगे भाव कमजोर होंगे तभी भाव की खरीदी करेंगे, ऐसा अभी मानसिकता दिख रही है मिलों वाले। लगता है कि प्राइसेस कमजोर होंगे, कहाँ सपोर्ट है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 57,000 58,000 के आसपास तक जाना चाहिए कॉटन का भाव। अराउंड यहाँ से और 1,500 से 2,000 रुपए की मंदी मुझे दिख रही है। ऊपर भाव में तेजी बहुत कमजोर दिख रही है। द ओनली रीजन डिमांड इज वेरी वेरी वीक। ओके, चलिए ये तो बात हुई कॉटन की। शुक्रिया अरुण जी आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए क्या सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है। लेकिन अगर एग्री कमोडिटी पैक को देखेंगे आज, तो कल के एक्शन के बाद जीरा तो आज थोड़ा नरम है, धनिया फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन खरीदारी टर्मरिक में देखने को मिल रही। ग्वार पैक भी थोड़ा सॉफ्ट ही है। रुपेश, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री कमोडिटी पैक से? मुझे लग रहा है जीरा में तो अभी जो हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, बेटर टू अवॉइड। अगर अगेन वापिस मैं बोलूंगा कि अगर तेजी नहीं करनी है तो नहीं करे, लेकिन मंदी तो नहीं करनी चाहिए। जो हिसाब से जीरा की स्पीड बढ़ रही है उस हिसाब से उसमें मंदी करने वाले की मतलब ऑलरेडी हालत खराब हो चुकी है। आगे भी ऐसा लग रहा है कि चाइना की डिमांड जो हिसाब से आई वहां पे वेदर कंडीशन बराबर नहीं है एंड जो नया क्रॉप है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होगा। चाइना की डिमांड इज वेरी गुड राइट नाउ। आगे अगर ये बढ़ते हुए भाव में भी अगर चाइना की डिमांड रहती है तो 50,000 का लेवल भी एक बार क्रॉस करने की उम्मीद रख रहा है इन द मंथ ऑफ मे ओनली। जबकि टर्मरिक एकदम साउंड के उसमें था 6,500 6,600 के आसपास स्टेबल हो गया। पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है इसमें अंदाजा है कि 2.5 से 3 लाख बोरी के आसपास का डैमेज हुआ है। ये डैमेज के कारण उसमें अपवर्ड ट्रेंड दिखा है। कल भी था ऊपर की सर्किट, आज भी ट्रेंड अपवर्ड लग रहा है। मुझे लग रहा है 7,000 का बॉटम टर्मरिक में बन चुका है। आगे एक बार ये 7,800 8,000 की तरफ वो मूव करते जा रहा है। तो मसालों में तेजी ही है, यानी कि शॉर्ट करके तो यहाँ पर काम करना ही नहीं है। रुपेश, जाते जाते एक फाइनल सवाल आपसे गुआर पर भी लेना चाहेंगे। कल अच्छी खासी तेजी थी लेकिन आज नहीं, यहाँ पर क्या रेंज है? बाकी सब जो स्पाइसेस काउंटर में तेजी आई है वो हिसाब से गुआर ऐसा दिख रहा है, शांति से तमाशा देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आने वाले दिनों में जैसे 15 मई और 30 मई बहुत क्रिटिकल डेज रहते हैं। मानसून की अनाउंसमेंट होगी, मानसून कैसा होगा वो चित्र स्पष्ट होने के बाद में ही मुझे लग रहा है जो हाल जीरा का हुआ ऐसा गवार सीड जो हिसाब से मोमेंटम आ रहा है ऐसे ही गवार सीड भी जीरा का भाव भी अराउंड 2,200 रुपए से 250 तक ऐसे ही 3 से 4 महीना रेंज बाउंड रहा था। उसके बाद में जो स्पीड पकड़ा है ऐसे ही स्पीड की उम्मीद मुझे गवार सीड में फंडामेंटल्स देखते हुए लग रही है। मुझे लग रहा है बेस्ट लेवल टू बाय गवार सीड ये लेवल पे। ओके, चलिए तो ये ग्वार सीड ग्वारगम पर राय रही। हालांकि आज के सेशन में थोड़ा फ्लैट कारोबार करते हुए जीरे पर अभी भी खरीदारी की ही सलाह है। 50,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर रुपेश दिख रहे हैं। चलिए शुक्रिया रुपेश आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।